ओके स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर वहां पर इन्फेक्शन कोज करता है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स, जो मेडिसिन यूज करते हैं उनको यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स कहा जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट आर यूटीआईज एंड व्हाट आर एंटी इन्फेक्टिव यूटीआई एजेंट्स। देन हम उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ ड्रग्स का एग्जांपल लेंगे एंड उनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे उनके ब्रांड नेम्स, उनके यूजेस, स्टोरेज कंडीशंस, उनके डोसेज फॉर्म, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यूरिनरी, ओके अभी जस्ट स्लाइड चेंज होगी, देन हम चीजें स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अभी भी टेबल ऑफ कंटेंट वाली स्क्रीन शो हो रही है या स्लाइड चेंज हो चुकी है? सर वही दिख रही है, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, जस्ट थोड़ा सा वेट और करते हैं, आपको स्क्रीन ओके। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है इंट्रोडक्शन वाली? कंफर्म करें यस और नो। नो सर। नो नो सर, टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। ओके, ओके, आई होप आप सभी को अब इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड शो हो रही होगी। यस सर। यस सर। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बच्चों आप सभी अपना माइक म्यूट पे रखें क्योंकि थोड़ा सा भी बैकग्राउंड नॉइस डिस्टरबेंस कॉज करती है, तो आप सभी को अपना माइक बंद रखना है। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन is an infection in any part of urinary system like your kidneys, ureters, bladder and urethra. Urinary system, जिसको शॉर्ट में हम यूटीआई के नाम से भी लिखते हैं या कई जगह पे आप यूटीआई नाम भी लिखा देखोगे तो उसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट जैसे किडनी, यूरेटर्स, ब्लेडर, यूरिथ्रा, किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। मोस्ट इन्फेक्शंस इन्वॉल्व्स द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, द ब्लेडर एंड द यूरिथ्रा।
सबसे ज्यादा अच्छा, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर वाले पार्ट में हमारी मेनली किडनी आती है एंड लोअर वाले पार्ट में हमारा ब्लैडर एंड यूरिथ्रा आता है। ठीक है, सो हमारा जो मोस्ट इन्फेक्शियस एरिया है यूरिनरी ट्रैक्ट का वो क्या है, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। अब कुछ सिम्टम्स देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पे हमें क्या क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस अर्ज टू यूरिनेट, हमें बार बार यूरिनेट करने का एक अर्ज होता है, फील होता है कि हमें बार बार यूरिनेट करना है। ठीक है, हम बार बार यूरिनेट करने के लिए जाते हैं। अब बर्निंग सेंसेशन वेयर यूरिनेटिंग, हमें एक बर्निंग या कुछ जलन सी महसूस होती है या हल्का फुल्का पेन होता है जब हम यूरिनेट करते हैं। पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, हम बार बार यूरिनेट करते हैं छोटे छोटे अमाउंट में। ठीक है, हर आधे घंटे में, एक घंटे में हम थोड़ा थोड़ा यूरिनेट कर रहे हैं, तो ये भी किस चीज का सिम्टम है कि यूटीआई हो रखा है। ठीक है, यूरिन दैट अपीयर्स क्लाउडी, अगर हमारा यूरिन क्लाउडी धुंधला आ रहा है, ठीक है, अगर उसके कलर को देखा जाए तो उसका भी मतलब हमारा क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम यूरिन के कलर की बात करें, अगर यूरिन का कलर रेड, ब्राइट पिंक या कोला कलर में आता है तो ये भी क्या है, एक सिम्टम है यूरिनरी इन्फेक्शन का। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, अगर हमारे यूरिन से काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है या ओडर आ रहा है तो वो भी क्या इंडिकेट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड pelvic पेन especially in the center of pelvis and around the area of pubic bone। ठीक है, सो pelvis एक एरिया होता है वुमेन्स के अंदर, उस एरिया में पेन होने का रीजन कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे, हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जाने कि अगर ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशेंट है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है। ठीक है, अब यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम जिन ड्रग्स, जिन मेडिसिन का यूज करेंगे उनको हम यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स भी कहा जाता है, या इनको एंटी यूटीआई ड्रग्स और एजेंट्स भी कहा जाता है। सो यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आर द ड्रग दैट यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जो उसको ट्रीट या प्रिवेंट करती हैं उनको हम यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स कहते हैं। Antibacterial agents that fail to achieve adequate concentration in the plasma or tissues and concentrated in the urine, where they can be effective from eradicating urinary tract infection। अब हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं या एंटी यूटीआई जो एजेंट्स होते हैं, वो हमारे ब्लड या प्लाज्मा के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रह नहीं पाते हैं या सस्टेन नहीं कर पाते हैं वहां पर। तो ये क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, और जहां पर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में एक्यूमुलेट या जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे ये एक हाई क्वांटिटी में जमा होते हैं तो वहां पर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो उसको किल करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड या प्लाज्मा के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आने की कोशिश करते हैं, एंड जब ये यूरिन के अंदर जाते हैं तो वहां पर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो ये उसको किल करते हैं।
Antibiotics and some sulfonamides are commonly used to treat UTIs. UTIs को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स और सल्फोनामाइड्स जैसी ड्रग्स को यूज करते हैं। नीचे आपको ओफ्लॉक्सासिन का केमिकल स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। ये केमिकल स्ट्रक्चर आप सभी ने याद करना है, आपको फाइनल एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जितने भी स्ट्रक्चर आपको शेयर करे जा रहे हैं वो सभी स्ट्रक्चर आपने याद करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी यूटीआईज एजेंट। सो इसमें जो क्लासिफिकेशन है हमारी वो 5 क्लासेस में हमने कैटेगराइज करी है या क्लासिफाइड करी है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये क्यूनोलोन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझते हैं। आप सभी ने बेंजीन का नाम सुना है? जस्ट मुझे माइक अनम्यूट करके कंफर्म करें। यस सर। ओके, सो बेंजीन आप सभी को पता है 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 6 कार्बन रिंग फॉर्म में होते हैं, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आपको ये पता है। अब इसी तरीके से क्यूनोलोन एक केमिकल मोइटी होती है जिसके अंदर भी हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर अलग फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से फ्लोरोक्यूनोलोन एक हमारा मोइटी होती है, ये एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। अब हमने क्यूनोलोन फ्लोरोक्यूनोलोन के बारे में तो थोड़ा सा जान लिया। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अब अगर मान के चलो मैं बेंजीन के ऊपर कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दूं, सपोज बेंजीन है, बेंजीन पे मैंने एक CH3 एक मिथाइल ग्रुप ऐड करा, तो वो क्या हो गया, बेंजीन का एक डेरिवेटिव हो गया जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है। ऐसे ही क्यूनोलोन पे अगर मैं डिफरेंट ग्रुप्स ऐड करता जाऊंगा तो क्या होगा, वो क्यूनोलोन के डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स हमारे जिनके अंदर क्यूनोलोन की मोइटी या क्यूनोलोन का केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड उस पे हमने कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एडिशन करा है डिफरेंट ग्रुप्स का, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम अगर देखें क्यूनोलोन्स डेरिवेटिव के, तो नैलीडिक्सिक एसिड, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट कैटेगरी जो है फ्लोरोक्यूनोलोन जिसमें ओफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट कैटेगरी नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव्स जिसमें नाइट्रोफ्यूरानटोइन। नेक्स्ट जो है हमारा मैथेनामाइन एंड इट्स साल्ट, इसका एग्जांपल है हेक्सामाइन। फिफ्थ कैटेगरी जो है यूरिनरी एनाल्जेसिक जिसका एग्जांपल है फिनाइल एजोपाइरिडिन। सो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखी एंड उनके एग्जांपल्स देखे एंटी यूटीआई एजेंट्स की। अब इनके मैकेनिज्म पे मूव करते हैं। सो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म का मतलब किस तरीके से कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर आई और उसने किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज थी उसको ट्रीट करा। सपोज अगर मैं यूटीआई की बात करता हूं, यूटीआई क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्शन किसके थ्रू हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि मेरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एंड वो मेरे को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब मैंने क्या करा, एक एंटी यूटीआई एजेंट लिया। वो एंटी यूटीआई एजेंट क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करेगा या उनको
डिवाइड होने से रोकेगा, ठीक है, या तो उनकी ग्रोथ को इनिबिट करेगा या उनको किल करेगा, ठीक है। जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं इस दो तरीके से काम करती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करा जाता है या उसकी ग्रोथ को कैसे रोका जाता है, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन में 5 कैटेगरी देखी थी, जो कि आपको यहां पर भी शो हो रही है। क्विनोलोन डेरिवेटिव्स, फ्लोरोक्विनोलोन, नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव्स एंड अदर, जो भी हमारी कैटेगरीज नीचे लिखी हुई है। अब यहां पर हर एक क्लास, हर एक कैटेगरी अलग मैकेनिज्म से काम करती है। ये मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मुझे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, उसको खत्म करना है, तो कैसे कैसे कर सकता हूं, या उसकी ग्रोथ को रोकना है तो वो कैसे कर सकता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर मुझे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका जो सेल वॉल है या जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसको तोड़ दूंगा, ठीक है, उसको ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक कैसे करा जाएगा वो सब चीजें हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे, बट अभी हम इतना समझते हैं कि उसकी अगर हम सेल वॉल या आउटर मोस्ट लाइन को या लेयर को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अगर मैं किसी बैक्टीरिया के डीएनए को अफेक्ट करता हूं, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है हमारा डीएनए डिवाइड होता है। अगर आपको पता हो तो डीएनए रेप्लिकेशन करके एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जिन स्टूडेंट को पता है गुड, जिनको नहीं पता है वो बाद में इस चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा। अभी इतना समझते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, सपोज अगर ह्यूमन की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन करके एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से डीएनए हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जाता है। सिमिलरली बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया के अंदर कैसे डिवाइड होता है, बाय डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या कर रहा है, एक बैक्टीरिया को नया बैक्टीरिया बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन को अगर मैं रोक देता हूं तो बैक्टीरिया डिवाइड होने रुक जाएंगे, नए बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और बैक्टीरिया ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर बैक्टीरिया के अंदर, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट हैं। मेरी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, मेरी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंड और भी कई सारे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है जो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं, हॉर्मोन्स प्रोटीन से बने हैं। अब अगर मैं इस प्रोटीन को बनने से रोक देता हूं, अगर मेरी बॉडी के अंदर मैं प्रोटीन को बनने से रोकूं तो क्या होगा, मेरी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करेगी और एक टाइम बाद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और डाई कर जाऊंगा, ठीक है, अगर मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है तो। अब सिमिलरली बैक्टीरिया भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया को भी प्रोटीन चाहिए, बैक्टीरिया को भी एंजाइम चाहिए, बैक्टीरिया को भी कुछ प्रोटीन सब्सटेंसेस चाहिए। अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को बनने से रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, या आप भी पढ़ सकते हो किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज होती है।
अभी हम इतना समझते हैं कि हम प्रोटीन को सिंथेसाइज होने से या प्रोटीन को बनने से रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है मैथेनमाइन एंड इट्स साल्ट, ठीक है। अब यहां पर एक हमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करके दिख रहा है। ये डीनेचुरेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। अगर हम क्विनोलोन की बात करें, क्विनोलोन के मैकेनिज्म हमारा क्या है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देता है। मैंने आपको बताया था डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा और ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन भी जो है हमारा बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को रोकता है, ये डीएनए बनने से रोकता है। डीएनए नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे और रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को रोक रही है। नेक्स्ट नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम एंड प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकता है। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैथेमाइन अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अभी डीनेचुरेशन क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का है। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज है तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज कम है या नहीं है तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। हमारी अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, एंड इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जब हम अगर एक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है। जब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं एंड ये लंबी चेन्स मिलकर हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हमारी प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं वो कई सारे बोन्स की फॉर्मेशन करती है। रिपीट कर रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड लंबी लंबी चेन बनाते हैं आपस में बॉन्डिंग करके। ये लंबी लंबी चेन्स आपस में बॉन्डिंग बना के एक 3D स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये बॉन्डिंग्स कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फर बॉन्डिंग, वैंडरवाल फोर्सेस, आयोनिक फोर्स, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये कई सारे बॉन्ड्स अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी जो चेन्स हैं इसके बीच में लगते हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब ये 3D स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया क्या है, बहुत सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गए,
ठीक है, ये सब बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब जो मैथेनामाइन है या मैथेनामाइन एंड इट्स साल्ट, जो इस कैटेगरी की ड्रग्स हैं, वो क्या करती है, इन बॉन्ड्स को खोलना स्टार्ट करती है। ये जो वैंडरवॉल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फर बॉन्डिंग या हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, ये सब मैंने बॉन्ड्स आपको बताए। ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन बॉन्डिंग्स को खोलना स्टार्ट करते हैं। अब एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम ये मैथेनामाइन ड्रग देते हैं, ये मैथेनामाइन ड्रग बैक्टीरिया के अंदर जाती है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके बोन्स को खोलना स्टार्ट करती है। अब जैसे ही प्रोटीन के बोन्स ओपन होंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर बेकार होने को या प्रोटीन के जो बोन्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उनको ब्रेक होने को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जो प्रोटीन्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट बोन्स होते हैं, उन बोन्स को तोड़ने को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन होने से प्रोटीन हमारा बेकार हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूजेबल हो जाता है। ठीक है, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है तो उसका प्रोटीन हमारा वहां पे वो डिग्रेड कर जाएगा, एंड बैक्टीरिया जो है बिना प्रोटीन के सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हो डीनेचुरेशन का, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको ये बायोकेमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ाया जाए। यूरिनरी एनाल्जेसिक्स, यूरिनरी एनाल्जेसिक्स हमारे एक्ट करते हैं एज अ लोकल एनास्थेटिक। अब ये लोकल एनास्थेटिक क्या होते हैं, इसके बारे में हमारा टॉपिक है, हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म थे जिसके थ्रू हमारे एंटी यूटीआई एजेंट्स काम करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आई? जस्ट मुझे कंफर्म करें। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकता है। किसी ने कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो मुझे जस्ट बोलिए कि नो सर, देन मैं चीजें आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, आप में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो भाई ये मान के चलता हूं आपने अभी कुछ नहीं पूछा। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड which is about drugs. जस्ट आपको भी वो स्लाइड शो होगी, थोड़ा सा वेट करें। सो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं जब तक आपको स्लाइड्स शो नहीं हो रही है। अगर हम बात करें एंटी यूटीआई एजेंट्स की, तो हमने कि सबसे पहले यूटीआई क्या होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जाना। देन हमने क्लासिफिकेशन देखी, सॉरी सिम्टम्स देखे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद में हमने एंटी यूटीआई एजेंट्स के बारे में जाना। देन हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी एंड कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर आपको विजिबल हो तो मुझे कंफर्म करें। ओके, आप सभी को स्क्रीन अभी विजिबल हो रही है या नहीं? नो सर। नो सर, ब्लैक स्क्रीन दिखा रही है। ओके,
कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। जस्ट मुझे 1 मिनट का और वेट दीजिए। ओके, आई होप आपको अब स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। यस सर। ओके, सो हमने जो है अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस करी, एक बार जस्ट उनको देख लेते हैं। हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जाना। देन उनके बाद हमने सिम्टम्स देखे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देन हमने यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में डिस्कस करा। इसमें हमने ऑफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर देखा। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखे एंड कुछ एग्जांपल्स देखे एंटी यूटीआई एजेंट्स के। देन उसके बाद में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में समझा। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो है किस तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या उनको डिवाइड होने से रोकती है। सो नाउ अब जो है हमारा हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। सो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन जो है हमारा कौन कौन से फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होता है? टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इन्फ्यूजन, आई ड्रॉप। आप सभी को इन सभी डोसेज फॉर्म में के बारे में पता होगा, टैबलेट, सिरप, आई ड्रॉप। इन्फ्यूजन के बारे में जिन स्टूडेंट्स को मालूम है गुड, जिनको नहीं मालूम है तो उनके लिए आप इन्फ्यूजन वो होता है जिसको हम मेनली ड्रिपिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। आप देखते हो कि हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे पेशेंट्स को ड्रिप करके मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, एक ऊपर बोतल हैंग कर दी जाती है, उसमें से हमारे पाइप के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप बॉडी के अंदर, जैसे ग्लूकोज की आप कॉमन लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, इसी तरीके से वो बोतल ना करके हम इन्फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ऑफ्लॉक्सासिन का इन्फ्यूजन आता है। इसकी मार्केटेड ब्रांड्स या मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करें तो ऑर्नोफ, ओफ्लॉक्स, ज़ैनफ्लॉक्स, ओफ्लोमैक, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। आप सभी ने इनमें से कोई ना कोई नाम तो जरूर सुना होगा। देन इनके यूजेस की बात करें तो ये जेनिटो यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में काम आता है। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है। ओके, एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में कह रही है काम सोए आता हुए हैं, है। ये मेरे को बुला रहे हैं कोई ऑफिस। बच्चा कुछ बोल रहा है? तू बोल रहा है ना क्या वो सोए पड़े हैं जी, वो अभी तो नींद आई है। जिसका माइक है अपना माइक बंद करो। स्टूडेंट्स, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी मत भूलिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है। अपना माइक बंद रखें, आपसे कुछ पूछा जाता है तब आपने माइक को अनम्यूट करना है, नहीं तो आपने अपना माइक म्यूट पे रखना है। ठीक है, सो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे यूजेस में। ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन क्या होती है? हमारी बॉडी में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है
एक हार्ड मसल हार्ड टिश्यू होता है। हार्ड टिश्यू ना करके हम इसको कहेंगे, जैसे आपके एक होती है हमारी स्मूथ मसल्स, एक स्केलेटल मसल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको हम, जस्ट वेट, ओके 1 मिनट स्टूडेंट्स वेट कीजिए। ओके आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है नाउ। सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो सॉफ्ट मसल्स के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स के अंदर जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको सॉफ्ट टिश्यूज कहा जाता है। उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी ये यूज होते हैं। स्किन इन्फेक्शन के अंदर पेरिडोनाइटिस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। पेरिडोनाइटिस एक कंडीशन होती है हमारे डेंटल की, उसमें भी यूज करा जाता है। गोनोरिया के अंदर इसको यूज करते हैं। स्टोरेज कंडीशन, इट इज सेंसिटिव टू लाइट, हेंस शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है नॉरफ्लोक्सासिन। नॉरफ्लोक्सासिन जो है हमारा टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, आई ड्रॉप, ओरल ड्रॉप, इन सभी डोसेज फॉर्म में आता है। एंड इसके ब्रांड नेम की बात करें तो नॉरफ्लॉक्स, फ्लैजिल, एल्फ्लॉक्स, ओरोफ्लॉक्स, ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिस नाम से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें नॉरफ्लोक्सासिन की, तो ये गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उस सिस्टम से हमारे रिलेटेड जो है इन्फेक्शन होते हैं, उनको हम मेनली गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन बोलते हैं। देन उसके बाद में आता है गोनोरिया एंड ब्लैडर इन्फेक्शन। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही है। ओके वेट, स्क्रीन आई होप आपको विजिबल हो रही हो। यस सर, सही है। स्क्रीन जूम कर लीजिए, हो जाता है। सही है। ओके ओके स्टूडेंट्स वो अपना देख माइक बंद रखिए। ओके नेक्स्ट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन, ठीक है। हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके इन्फेक्शन को भी ये ट्रीट करता है। देन उसके बाद में इसकी स्टोरेज कंडीशन, इट इज सेंसिटिव टू लाइट, हेंस शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसकी जो डोसेज फॉर्म है टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप। इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो सिप्लोक, सिप्रोबिट, जोक्सान, सिफ्रान, सिप्रोडेक्ट, ये कुछ ब्रांड नेम्स है जिस नाम से मेडिसिन अवेलेबल है। यूजेस की बात करें तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यूज होता है। प्रोस्टेटाइटिस, एक्यूट डायरिया, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। देन इट इज सेंसिटिव टू लाइट, हेंस शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। देन इसके बाद में हम जो नेक्स्ट कंपाउंड है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो है हमारा वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में, आई ड्रॉप, ओरल ड्रॉप, इन्फ्यूजन। इसके ब्रांड नेम्स या मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करें तो महाफ्लॉक्स, मॉक्सीसिप, मॉक्सीफ्लॉक्स, मॉक्सा, ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं। इसके यूजेस की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। आल्सो निमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज करा जाता है। कंजक्टिवाइटिस, जो हमारी आईज के अंदर प्रॉब्लम होती है उनको भी यूज करने में, ट्रीट करने में यूज करा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारी टीबी की डिजीज होती है, उसको भी ये ट्रीट करने में यूज होता है। इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट इज सेंसिटिव टू लाइट, हेंस शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। सो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लोक्सासिन। आप में से कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। 1 मिनट स्टूडेंट वेट करिएगा।